तो पता हो तो मैंने क्विज कराई थी आपको, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी प्लेट में यदि होल है, तो होल में एक तो मैंने बताया था कि इलिप्टिकल होल है और एक मैंने बताया था कि सर्कुलर होल है ना। यदि सर्कुलर होल है तो क्या फॉर्मूला बताया था, 1+2a/b बताया था। 1+2a/b, जहाँ पे a क्या है, मेजर एक्सिस और हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, और b जो है हाफ ऑफ द माइनर माइनर एक्सिस एक्सिस। है। तो यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें आपको डाटा बुक की क्या जरूरत पड़ रही है? मेजर एक्सिस आपको गिवन है क्वेश्चन में, माइनर एक्सिस गिवन है, सर्कुलर होल है, तो आपको सीधे सीधे 1+2a/b करना है ना। सर्कुलर में तो वैसे भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्योंकि a और b इक्वल होते हैं ना सर्कुलर के लिए। इलिप्टिकल होल में a और b डिफरेंट होते हैं, सर्कुलर में तो सीधे सीधे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कितना होता है, 3 होता है। तो फिर आपको डाटा बुक देखने की जरूरत क्या है, इट इज फिक्स्ड फॉर द सर्किल, है ना। अब एक क्वेश्चन देखो ऐसा था, जैसे एक प्लेट दे रखी थी और इधर उसमें दिखा रखा था ये 95 मेगा पास्कल है, यहाँ सर्कुलर होल है, तो आपको स्ट्रेस बताना था कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ये क्वेश्चन था ना। अब देखो 95 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल ऑलरेडी स्ट्रेस की यूनिट है, तो 95 स्ट्रेस ही है ना। तो आप सभी ने इसका आंसर, ज्यादातर लोगों ने 95 मेगा पास्कल दिया है, स्ट्रेस ही पूछा है और स्ट्रेस ही क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि सर्कुलर होल होने की वजह से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें स्ट्रेस में, तो 95 इंटू 3 कितना हो गया, 285 मेगा पास्कल आंसर आएगा इसका राइट आंसर, है ना। कुछ लोगों ने 285 मेगा पास्कल आंसर दिया है तो उनको पूरे मार्क्स मिले हैं, जिसने 95 ही दिया है तो उसको तो आधा या आधे से कम ही मार्क्स मिले होंगे। तो बताओ इसमें क्या डाटा बुक की जरूरत है, देयर इज नो नीड ऑफ डाटा बुक, सिर्फ 95 में 3 का मल्टीप्लाई होना था और आंसर लिखना, आंसर बताना चाहिए था। और कोई क्वेश्चन था ऐसा जो लगता हो आपको कि डाटा बुक की जरूरत थी? मेरे ख्याल से तो नहीं थी किसी भी क्वेश्चन में। बॉयलर का क्वेश्चन आया था, है बॉयलर के क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे थे, थिकनेस निकालते हैं पीडी/2 सिग्मा टी ईटा प्लस कोरोजन अलाउंस, है ना, दूसरा नंबर ऑफ द रिवेट, सारे स्टेप्स तो क्लियर थे उसमें, कितने 3 या 4 स्टेप आए थे, सीधे सीधे लिख देना चाहिए था उसको। करे काफी लोगों ने, अच्छा अच्छा अटेम्प्ट किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए मॉड्यूल की। तो इस मॉड्यूल में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट एंड की कपलिंग, है ना। थोड़ा सिलेबस ही देख लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है। वैसे की कपलिंग स्प्रिंग, है ना, यही सब होना चाहिए। तो सिलेबस यहाँ गिवन है, सिलेबस हमारे पास शायद किसी और स्लाइड में है, चलिए उसे बाद में देख लेंगे। तो हमें शाफ्ट कवर करना है, की कवर करना है, कपलिंग कवर करना है और स्प्रिंग कवर करना है ना। दिस इज द सिलेबस फॉर द एंड टर्म, है ना। वैसे तो सारा ही सिलेबस आएगा पर एंड टर्म का जो वेटेज है वो इसका ज्यादा वेटेज रहेगा। तो सबसे पहले शाफ्ट को शुरू करेंगे ना, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो इसमें ट्रांसमिशन शाफ्ट को थोड़ा डिफाइन करें तो ट्रांसमिशन शाफ्ट यूजुअली refers to a rotating machine element, is rotating machine element, circular in cross section, generally circular in cross section, which supports transmission elements like gears, pulleys, sprockets, and transmits power from one place to another. ट्रांसमिशन शाफ्ट की कई सारी कैटेगरीज हैं, है ना। कभी उसको एक्सल का नाम देते हैं हम शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट को, कभी स्पिंडल, कभी काउंटर शाफ्ट, कभी जैक शाफ्ट, कभी लाइन शाफ्ट, है ना। इन सब का डिजाइन प्रोसीजर सेम होता है। तो एक्सल के केस में एग्जांपल है रियर एक्सल ऑफ द रेलवे वैगन, तो यहाँ पे जो एक्सल है वो नॉन रोटेटिंग शाफ्ट है एक तरह से, इट इज ए नॉन रोटेटिंग शाफ्ट। तो नॉन रोटेटिंग होने की वजह से टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करता है ना इसमें, इट इज नॉन रोटेटिंग, तो ये बियरिंग्स पे रहता है, एक्सल इज ऑन द बियरिंग्स, और इसके ऊपर कोई भी लोड आएगा तो लोड की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होता है ना। तो एक्सल्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, है ना। जनरली एक्सल्स आर सब्जेक्ट टू बेंडिंग मूवमेंट एंड दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्क, है ना। बट कोई ऐसा फिक्स रूल भी नहीं है, समटाइम्स एक्सल्स आर आल्सो सपोज्ड टू be rotating. In the case of automobile rear axle,
The axle is rotating, so in this case it is subjected to bending moment also and torque also. But generally एक्सल को जो हम कंसीडर करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो नॉन रोटेटिंग शाफ्ट की तरह कंसीडर करते हैं. स्पिंडल में कुछ भी नहीं है, ये स्मॉल रोटेटिंग शाफ्ट है ना. इसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल होती है, लेंथ इज स्मॉल. जैसे कि लेथ मशीन में आप देखें तो जो लीड स्क्रू शाफ्ट है that is known as spindle, and drilling machine, spindle of the drilling machine, this is also an example of the spindle, है ना. नेक्स्ट काउंटर शाफ्ट का मतलब है, सपोज देयर इज वन शाफ्ट हियर, let this is one shaft, and let there is some gear on this shaft. इसके ऊपर कोई गियर है, गियर के ऊपर टीथ है, और इस गियर से दूसरा गियर अटैच्ड है, और ये दूसरा गियर किसी दूसरे शाफ्ट पर है ना, किसी दूसरे शाफ्ट पर है. तो सपोज दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, देन ड्यू टू मैशिंग ऑफ these gears, so this gear will rotate clockwise, this gear will rotate anti-clockwise. When this gear rotates anti-clockwise, this shaft number 2 will rotate anti-clockwise. So direction of the shaft 1 is clockwise, then direction of the shaft 2 is anti-clockwise. Anti-clockwise, or you can say counter-clockwise. Because of counter-clockwise direction, this shaft is considered as counter shaft. So this is your main shaft, from where the power is transmitted to the counter shaft with the help of gears, meshing of the gears 1 and 2. So this is counter shaft, which is parallel to the main shaft. नेक्स्ट कभी कभी जैक शाफ्ट, इट इज एन ऑक्सिलरी और इंटरमीडिएट शाफ्ट है ना, ऐसा भी रहता है कभी कभी. दिस इज वन शाफ्ट, दिस इज अनदर शाफ्ट, वन मोर शाफ्ट इज देयर, है ना, एंड पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द गियर्स. देयर आर गियर्स, है ना, देन अगेन देयर आर अनदर गियर ऑन दिस शाफ्ट, एंड देयर इज अनदर गियर. सो हियर हाउ मेनी गियर्स? गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, gear number 3, gear number 4. So shaft A is the main shaft, then shaft B, then shaft C. So from power is transferred from one shaft to second shaft with the help of gears 1 and 2. Then the power is again transferred from gear 3 to gear 4, or we can say from shaft B to shaft C. So this is the main driver, and this is the main driven, last driven, and this is the intermediate driven and intermediate driver, you can say. So this intermediate shaft is sometimes known as, we term as jack shaft. So jack shaft are the intermediate shaft basically. Okay, intermediate shaft. Now one more thing is line shaft. Line shaft के केस में there are many shafts which are in coaxial direction, connected in axial direction. तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि suppose this is shaft number 1, and there is another shaft number 2. This is shaft number 1, this is shaft number 2. The axis of the first shaft and axis of the second shaft are collinear. They are collinear, they are in axial direction. There may be another shaft number 3, and that is also collinear, they are in one line. So these shafts can be joined with the help of couplings. Linear shafts can be joined with the help of coupling. So power can be transferred to many places at one time. You can connect many equipments with this line shaft. So it consists of a number of shafts which are connected in axial direction by means of coupling. Then it is known as line shaft. तो बहुत सारे नाम हैं. Axle subjected to bending moment only, ये मेन चीजें याद रखिए. स्पिंडल लेंथ इज स्मॉल, मोटी मोटी चीजें याद रखिए. स्पिंडल मतलब ऐसा शाफ्ट जिसकी लेंथ स्मॉल हो, है ना, शॉर्ट शाफ्ट. काउंटर शाफ्ट जिसमें डायरेक्शन अपोजिट हो मेन शाफ्ट से. जैक शाफ्ट इंटरमीडिएट शाफ्ट. लाइन शाफ्ट so many shafts connected in axial direction.
दिस इज सम इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द सर ट्रांसमिशन। सर जो हाँ ऑटोमोबाइल में जो सर पावर ट्रांसमिट करता है, जो उसे एक्सल नहीं बोलेंगे या फिर कुछ और बोलेंगे? देखो, गियर बॉक्स में, गियर नहीं बॉक्स सर, में गियर बॉक्स से मल्टी स्टेज। पहले सर, गियर हाँ, बॉक्स से कहाँ जो पर बात पहले कर वो रहे हैं? लंबी रॉड होती है, हाँ, तो उसे सर एक्सल नहीं बोलेंगे ना? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सल बोलेंगे कि नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ सर ये। नहीं नहीं नहीं, एग्जाइल एग्जाइल नहीं बोलेंगे। यदि मान लो कई सारे शाफ्ट कपलिंग से कनेक्टेड होंगे तब हम लाइन शाफ्ट बोलेंगे, है ना। यदि वो सिंगल अपने आप में शाफ्ट है तो फिर उसको मेन शाफ्ट कहेंगे। उसे हम क्या सर ये कहेंगे? कपलिंग एक्चुअली मेन। होता क्या है सर? कपलिंग अभी हमारे कोर्स में है। कपलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि एक शाफ्ट है, मान लीजिए सपोज ये इलेक्ट्रिक मोटर का शाफ्ट है ना। इलेक्ट्रिक मोटर से एक शाफ्ट निकली हुई है, तो ये शाफ्ट रोटेट हो रही है ना। अब उस शाफ्ट की रोटेशन से मुझे दूसरे शाफ्ट को रोटेट कराना है ना। सो दिस इज शाफ्ट नंबर 1, दिस इज शाफ्ट नंबर 2। अब ये तो रोटेट हो रहा है क्योंकि मोटर से पावर मिल रही है, इट इज रोटेटिंग। अब इससे हमें ये भी रोटेट होने लग जाए, है ना। तो उस अरेंजमेंट का नाम कपलिंग है। तो कपलिंग में बेसिकली क्या रहता है, इस शाफ्ट के ऊपर हम एक हब हब बना देते हैं, है ना। हम क्या बना देते हैं, एक हब टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इस शाफ्ट और हब के बीच में हम की लगा देते हैं, कीवे लगा करके की लगा देते हैं। तो की लगाने से क्या होता है, जब ये शाफ्ट रोटेट होता है तो ये हब भी रोटेट होता है। दिस हब इज आल्सो रोटेट्स, ठीक है। अब इस हब और ये वाले दूसरे वाले शाफ्ट का जो हब है ना, दोनों में हब होते हैं। अब इस वाले हब और इस वाले हब को हम बोल्ट की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम बोल्ट लगा देते हैं, नट एंड बोल्ट। तो जब ये हब रोटेट होता है तो इस बोल्ट के लगने की वजह से ये हब भी रोटेट होने लग जाता है ना। अब ये जब हब रोटेट होता है तो इस हब और शाफ्ट के बीच में की लगी होती है ना। तो हब के रोटेट होने से, क्योंकि की उसको फिक्स की हुई है, तो फिर ये शाफ्ट भी रोटेट होने लगता है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट शाफ्ट के रोटेट होने से सेकंड शाफ्ट रोटेट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या यूज किया है, एक हब यूज किया है, एक दूसरा हब यूज किया है, दो हब यूज किए हैं, है ना। बोल्ट यूज किए हैं, पेरी पेरी में काफी सारे बोल्ट यूज किए हैं, जरूर नहीं एक ही बोल्ट हो। तो की हब और बोल्ट, इन तीनों की हेल्प से जो ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कपलिंग। कपलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज कपलिंग बोथ द शाफ्ट्स। व्हेन द फर्स्ट शाफ्ट इज रोटेटिंग, सेकंड इज ऑटोमेटिकली रोटेटिंग बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कपलिंग के बारे में। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे कपलिंग कितने टाइप्स की होती है ना। कपलिंग में हम एक शाफ्ट के रोटेट होने से दूसरे शाफ्ट को रोटेट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अरेंजमेंट, और उस अरेंजमेंट का नाम ही कपलिंग है। और फिर कपलिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग। सबके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, दैट वी विल डिस्कस एट द, जब हमारे पास सेपरेट स्टडी है कपलिंग की किसी मॉड्यूल में। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया जिसने पूछा था। यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा मटेरियल ऑफ द शाफ्ट के बारे में है। तो शाफ्ट जनरली हम डक्टाइल मटेरियल के बनाते हैं, है ना। शाफ्ट जो है किसके बनाते हैं हम जनरली, डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में प्लेन कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, है ना। अलॉय स्टील में क्रोमियम, निकेल, है ना, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, इनके अलग अलग रेशो से बना सकते हैं। तो अलॉय स्टील की एडवांटेज क्या है, एक तो इनकी स्ट्रेंथ जो है प्लेन कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील के रेस्पेक्ट में हाई होती है। नंबर 2, अलॉय स्टील का एक और एडवांटेज है, इनका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है ना, कोरोजन रेजिस्टेंस, they are more resistive to corrosion as compared to high carbon steel. तो लो कार्बन स्टील में आप देख सकते हैं कि 20C8 है ना, 30C8। मीडियम कार्बन स्टील में आप 40C8 पे जा सकते हैं, कार्बन परसेंटेज बढ़ जाएगी आपकी, है ना। यहाँ कार्बन 0.2, 0.3, यहाँ कार्बन 0.4। हाई कार्बन में और अधिक हो सकता है 50C8, है ना। और अलॉय स्टील में आप जा सकते हैं, है ना, जो भी आपको करना है 50, क्रोमियम 4, निकेल 2, वेनेडियम 1, कुछ इस तरह से अलॉय स्टील की डेजिग्नेशन आपने पहले पढ़ी हुई है। तो दीज आर द मटेरियल फॉर द शाफ्ट। कभी ब्रिटल मटेरियल मत बोल दीजिएगा शाफ्ट के लिए,
है ना। कभी आपसे पूछा जाए तो बोले शाफ्ट ब्रिटल मटेरियल का बनता है, तो दैट इज रॉन्ग। शाफ्ट्स आर अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के केस में डक्टाइल मटेरियल्स आर गिव्स गुड रिजल्ट्स। तो शाफ्ट डिजाइन ऑन दी स्ट्रेंथ बेसिस। अब डिजाइन ऑफ द शाफ्ट पे आए तो शाफ्ट की डिजाइन के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं ना। तो शाफ्ट डिजाइन के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है स्ट्रेंथ बेसिस, है ना। तो स्ट्रेंथ बेसिस में हम क्या करते हैं, शाफ्ट के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना, कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस स्ट्रेस को हम परमिसिबल स्ट्रेस से कंपेयर कर देते हैं, है ना। वी कैलकुलेट हाउ मच स्ट्रेस इज डेवलपिंग इन द शाफ्ट एंड व्हाट इज द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, है ना। वी इक्विवेलेंट बोथ द थिंग्स। तो मान लेते हैं कि ये शाफ्ट है, अब इस शाफ्ट के ऊपर क्या क्या स्ट्रेस आ सकते हैं, मान लीजिए फोर्स पी है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, π/4 d स्क्वायर। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, है ना। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा, एक तरह से मैं सिग्मा जीरो बोल सकता हूँ, p/π/4 d स्क्वायर, यही तो एक स्ट्रेस हुआ। तो एक तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस आ सकते हैं शाफ्ट के ऊपर, डायरेक्ट एक्साइल स्ट्रेस, डायरेक्ट एक्साइल या डायरेक्ट कंप्रेसिव व्हाटएवर। दूसरा, शाफ्ट के ऊपर कोई पर्टिकुलर लोड आ सकता है ना, या तो पॉइंट लोड हो सकता है, या फिर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है ना, या फिर वो यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड हो सकता है, किसी भी तरह की नेचर हो सकती है लोड की। तो इस लोड की वजह से, है ना, इस लोड की वजह से शाफ्ट पर क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस आर कैलकुलेटेड बाई m/z, या आप कह सकते हैं my डिवाइडेड बाई i। z is section modulus, I is moment of second moment of inertia, m is the bending moment, and y is the distance of the top fiber from the neutral axis। तो एक बेंडिंग स्ट्रेस आता है, तो हो गए। तीसरा, टॉर्जनल के केस में टॉर्जनल शियर स्ट्रेस भी आता है शाफ्ट के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, mtr/j। तो mt क्या है, टॉर्क है, r क्या है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, है ना। ये शाफ्ट का डायमीटर है, तो शाफ्ट की रेडियस r हो गई, है ना, r इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। j is the polar moment of inertia, so polar of moment of inertia for the circular cross section is given by π/4/32। ठीक है। अब शाफ्ट के ऊपर देखिए, सिग्मा जीरो एक्ट कर रहा है, जिसका नेचर क्या है, टेंसाइल। सिग्मा बी एक्ट कर रहा है, जिसका नेचर क्या है, टेंसाइल। टाउ एक्ट कर रहा है, जिसका नेचर क्या है, शियर, टॉर्जनल शियर, ये तो शियर है। ठीक है। तो बिकॉज सिग्मा जीरो एंड सिग्मा बी आर ऑफ सेम नेचर, सो दे कैन बी एल्जेब्रिकली एडेड, उनको आपस में ऐड कर सकते हैं अपन। तो नेट टेंसाइल क्या हो जाएगा, सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी हो जाएगा, करेक्ट। तो जरा सा मैं कलर चेंज करूंगा। तो देखिए जरा, सिग्मा जीरो, this sigma 0 and sigma b are of same nature, so net tensile is given by sigma 0 plus sigma b। तो इसको हम नाम दे देते हैं नेट टेंसाइल, तो सिग्मा टी नाम दे सकते हैं इसको, सिग्मा टी इज सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी, एंड दिस इज शियर टाउ। तो टाउ की वैल्यू क्या है, वो तो वही रहेगी mtr ओवर बी। ठीक है। अब शाफ्ट के ऊपर दिस मच टेंसाइल, दिस मच शियर, देन व्हाट इज द फाइनल टेंसाइल और फाइनल शियर। तो कौन सी थ्योरी लगेंगी बताओ जरा, पढ़ाया आपने टेलर थ्योरीज में, जब किसी कंपोनेंट पर टेंसाइल भी हो शियर भी हो तो कौन सी थ्योरी लगाते हैं अपन, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, और डक्टाइल शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो जनरली शाफ्ट्स आर मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, दैट हैज maximum shear शियर stress। स्ट्रेस थ्योरी गिव्स गुड रिजल्ट्स, तो हम उसी का ज्यादातर यूज करते हैं। बट समटाइम्स if it is mentioned in the question that you have to solve the problem with the help of maximum principal stress theory, तो हम दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे, लेकिन यूज हम ज्यादातर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को करेंगे। तो देखो हमारे पास नेट टेंसाइल है सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी,
और शियर स्ट्रेस कितना है हमारे पास, टाउ। तो इन दोनों की वजह से मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस टोटल को मैं कह रहा हूं सिग्मा टी। तो हमारा फॉर्मूला प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 का बन जाएगा सिग्मा टी बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा टी बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ठीक है, हमने ये पहले भी यूज किया है जब उनको डिजाइन कर रहे थे वेल्डेड जॉइंट वगैरह को, वहां पर भी ये आया था। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, नेट प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये भी इसका नेचर कैसा है प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ये कैसा नेचर है इसका, टेंसाइल ही है ना। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो परमिसिबल वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी शाफ्ट की एसवाईटी होगी उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके आपको परमिसिबल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस सिग्मा वन को आप फिर इसके इक्वल कर दोगे एस वाई टी डिवाइडेड बाई एफ एस। तो इसको करने से फिर आप डिटरमिन क्या कर लोगे, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट का डायमीटर डिटरमिन हो गया, मींस you have completed the design of the shaft as per the maximum principal stress theory. Now we are moving to maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory में maximum stress निकालेंगे हम tau maximum and it is given by under root of sigma t by 2 whole square plus tau square. ठीक है, अब इस tau maximum को हम क्या करेंगे, परमिसिबल शियर स्ट्रेस के इक्वल कर देंगे। परमिसिबल शियर स्ट्रेस, अब परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा, 0.5 SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और आप कह सकते हैं SYS डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। तो इसकी हेल्प से वी विल डिटरमिन डी, वी विल डिटरमिन डी। तो ये हमारा कॉमन कंसेप्ट होगा। शाफ्ट पे हम तीन ही तरह के स्ट्रेस आएंगे, एक तो सिग्मा जीरो आएगा जो डायरेक्ट होगा, एक बेंडिंग होगा, एक शियर होगा, टॉर्जनल शियर होगा। यदि हमें इस थ्योरी से सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एमएसएसटी से सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपनी तरफ से हम एमएसएसटी का ही इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज शाफ्ट आर मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। तो अब जरा सा इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, 5 मिनट लगाएंगे इस पर केवल, है ना। द लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट कैरिंग टू पुलिस बी एंड सी, उसका डायग्राम भी देख लीजिए। ये शाफ्ट आपको दिया हुआ है, दिस इज शाफ्ट। ठीक है, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं तो ये बियरिंग है, दिस इज बियरिंग। सो बियरिंग ए एंड बियरिंग डी, ए एंड डी आर बियरिंग्स, बी इज द पुली, है ना, सी इज आल्सो द पुली। So the diameter of the pulley B is large, the pulley diameter of the pulley C is small, है ना। It is the right side view. So this circle represents the big pulley. This circle represents the big pulley. Big pulley means B, and the small circle is pulley C. This is pulley C. So here you are seeing the distance of bearing A from the pulley is 200 mm. This distance is 200 mm. The distance between the pulley is 600 mm. From pulley C to D is 200 mm. The diameter of the small pulley is 250 mm and diameter of the big pulley is 500 mm. Okay, there is a belt over the pulley. So P1 and P2 are the tensions in the pulley. P1 and P2 are the tight side and slack side tensions in the belt of the pulley B, and similarly P3 and P4 are the tight side and slack side tensions on the pulley C. So I think this diagram is clear. A और D bearing है, B और C pulley है, दोनों के diameter दिए हुए हैं, belt tension उनकी mentioned है, distance उनकी mentioned है ना। अब क्वेश्चन को आप आराम से समझ पाएंगे। So the layout of a transmission shaft carrying two pulleys B and C and supported on bearings A and D is shown in figure 9.3. Power is supplied to the shaft by means of a vertical belt. तो देखो वर्टिकल बेल्ट आप देख पा रहे हैं, ये P1 और P2 जो हैं ये वर्टिकल टेंशंस हैं आपके, है ना, वर्टिकल है, डायरेक्शन इनकी क्या है, वर्टिकल है। और P3 P4 इनकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है।
ठीक है, तो इस पुली को पावर मिल रही है इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से, उससे ये पुली रोटेट हो रही है। पुली के रोटेट होने से शाफ्ट रोटेट हो रहा है, शाफ्ट के रोटेट होने से पुली सी रोटेट हो रही है। ठीक है, और पुली सी पर हॉरिजॉन्टल बेल्ट है, उससे पावर किसी और जगह ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो which is then transmitted to pulley C carrying a horizontal belt। तो एक पुली पर वर्टिकल बेल्ट है और एक पुली पर हॉरिजॉन्टल बेल्ट है। द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट ऑन द पुली B is 2.5 किलोन्यूटन। तो मैक्सिमम का मतलब है टाइट साइड टेंशन। द एंगल ऑफ रैप फॉर बोथ द पुलीज इज 180 डिग्री एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24। ठीक है, एंगल ऑफ रैप आप जानते ही हैं, पुली कितने पोर्शन पे है, रैप के बारे में पहले ही मैंने बताया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो गिवन, है ना। जब फ्रिक्शन की बात आ जाती है तो आपको एक फॉर्मूला ये जरूर यूज करना चाहिए, T1/T2 equal to e to the power mu theta। So here T1 is the tension on tight side, T2 is the tension on slack side, mu is the coefficient of friction, theta is the angle of rap, है ना। So if T1 is given then you can calculate T2, है ना, because mu is given, theta is given। So in our question mu is given, theta is given, T1 is given, so we can calculate T2 by this formula। तो हमें दोनों टेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, और जब हमें किसी पुली पर दोनों टेंशन मिल जाते हैं, है ना, एक तरफ टेंशन T1 है, एक तरफ टेंशन T2 है, we are having T1 and T2 both, then we can find the torque। So torque is given by T1 minus T2 multiplied by radius। ये सब मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है आपने, है ना। तो जब किसी पुली पे बेल्ट टेंशन T1 and T2 हैं तो torque is given by T1 minus T2 multiplied by radius of that pulley। तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क मतलब हमारे अब लैंग्वेज में टॉर्क मतलब mt, है ना। अभी हमने जो स्ट्रेस निकाला था mtr/j निकाला था ना, तो हमें mt मिल जाएगा। तो mt इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना। डायरेक्टली चीजें नहीं दी हुई हैं शाफ्ट के ऊपर, आपको स्वयं पता करना है कि इस शाफ्ट पर कितना तो टॉर्क आ रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्या आप बता सकते हैं कि शाफ्ट पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है? एनीवन? इस क्वेश्चन को देखिए और ये बताइए कि शाफ्ट पे कितना डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना टॉर्क आ रहा है। तीन ही बातों पे ध्यान देना है, कितना डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना टॉर्क आ रहा है। यदि ये तीनों बातें पता लग जाएंगी तो स्ट्रेस मिल जाएगा। स्ट्रेस मिलने से फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो अब इसको आपको क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में, बिकॉज अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा है ना। तो बस मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। देखो, यदि मैं शाफ्ट का एक लाइन डायग्राम बनाऊं इस तरह से, तो यहाँ पर तो बियरिंग है, ये पॉइंट क्या है, बियरिंग ए का पॉइंट है, तो यहाँ पे तो बियरिंग रिएक्शन देगी आर ए, बियरिंग क्या देगी, रिएक्शन देगी। और डी पॉइंट पे ये भी रिएक्शन देगी आर डी। ठीक है, तो ए पॉइंट की बात हो गई, डी पॉइंट की बात हो गई। अब आते हैं बी पॉइंट, पुली नंबर बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेस आएंगे? बी पॉइंट पे एक तो पुली का वेट आएगा, है ना। तो पुली का वेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम जीरो कंसीडर करेंगे कि पुली का वेट जीरो है ना। अन्यथा कभी कभी क्वेश्चन में वेट दिया हुआ होता है, तो हियर द वेट इज नॉट गिवन, बिकॉज देन वी विल कंसीडर द वेट इज जीरो। अब इस पुली पर बेल्ट है वर्टिकल, तो एक टेंशन P1 है और एक टेंशन P2 है, तो नेट फोर्स इसके सेंटर पे हो जाएगा P1 प्लस P2। ठीक है, एक फोर्स P1 वर्टिकल डाउनवर्ड, एक दूसरा फोर्स P2 वर्टिकल डाउनवर्ड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा P1 प्लस P2। तो इस B पॉइंट पे हम एक फोर्स दिखा देंगे P1 प्लस P2, ये हम एक फोर्स दिखा देंगे P1 प्लस P2। ठीक है, अब आते हैं C पॉइंट पे। C पॉइंट पे कितना फोर्स आ रहा है बताओ, ये B पॉइंट हो गया। अब देखो C पॉइंट पे भी पुली है, और C पॉइंट पे जो पुली की बेल्ट की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिक्स नहीं करना है ना। दो तरह से डायग्राम बनाने हैं। सबसे पहले आपको वर्टिकल प्लेन कंसीडर करना है ना। तो सबसे पहले वीपी डायग्राम बनाइए, वर्टिकल प्लेन फोर्स डायग्राम, फोर्स एक्टिंग इन द वर्टिकल प्लेन VP एंड फोर्स एक्टिंग इन द
हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसका डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल प्लेन का डायग्राम बनाएंगे। तो सी पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, जीरो, कुछ है ही नहीं फोर्स सी पॉइंट पे। जो भी फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स कुछ नहीं है। तो वीपी वाले डायग्राम में यहाँ पे जीरो फोर्स आएगा। ठीक है, अब P1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, P2 हमने फॉर्मूले से निकाल लिया है, तो हमें P1 प्लस P2 की वैल्यू क्लियर है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को देखकर क्या आप रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, आर ए और आर डी निकाल सकते हैं रिएक्शन, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन निकालने के बाद कौन सा पॉइंट ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है? 4 पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो कौन सा पॉइंट ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है? ठीक है, तो डिटेल में करेंगे डिस्कस इसको, मतलब सॉल्यूशन करके दिखाएंगे पूरा, है ना। रिएक्शन भी निकालेंगे, बीपी डायग्राम से बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, दोनों बेंडिंग मूवमेंट को कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करने के बाद फाइनल बेंडिंग मूवमेंट से फिर बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी अभी लेंदी है, तो एक क्लास पूरा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ही लगाएंगे। ठीक है, तो अभी क्लास को एंड करते हैं। कुछ क्वेरी हो तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। यस, ओके, सो वी विल मीट अगेन एट 2 o'clock, है ना। तो आज लैब क्लास होगी, तो उसमें लैब के फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 3 experiments, we will complete some experiments today. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thanks for listening.